हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव। हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन नामक टॉपिक से लगभग 60 प्रश्नों के क्रमवार श्रृंखला को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? इसका ऑप्शन है महाजनपद, बी है गुप्त, सी है हड़प्पा सभ्यता और डी है वैदिक काल। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। यानी गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। साथियों, गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था वह क्या था? टैक्स था। यानी टैक्स कर जो था राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। 2 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? ए है कच्छी समतल, बी है प्रदीप्ति वृत्त और सी है घूर्णन, डी है परिक्रमण। तो साथियों, इसका राइट आंसर है परिक्रमण। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार यानी इस तरह से घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सा गति? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। यानी पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ए है आरण्यक, बी है पुराण, सी है उपनिषद और डी है वेद। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। यानी उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन निषद। उपधन निषद। उप का अर्थ होता है समीप, समीप। अब निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ समीप बैठना है। साथियों, उपनिषदों की रचना वेदों के दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? लगभग 108 बताई गई है। 108 बताई गई है। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ए है दुर्ग, बी है कुल्लू, सी है छोटा नागपुर और डी है बस्तर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर। यानी भारत में मुंडा जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर या झारखंड का पठार है। झारखंड का पठार है। मुंडा जनजाति
ऑस्ट्रो एशिया एशियन परिवार से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखती है। 5 नंबर का प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? ए है प्रताड़ित, बी है मूर्ति, सी है भेदभाव और डी है रूढ़िबद्ध। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध। यानी किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ने को रूढ़िबद्धता कहा जाता है तथा व्यक्ति समूह का व्यवहार तथा आचरण इमेज प्रतिरूप के अनुसार परिलक्षित होता है। 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? ए है जीवन के अधिकार से, बी है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, सी है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और डी है समानता के अधिकार से। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह संविधान के भाग 3 से के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत नागरिकों को जीवन का अधिकार दिया जाता है। किसका अधिकार दिया जाता है? जीवन का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जीवन का अधिकार। 7 नंबर का प्रश्न है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु तेग बहादुर, सी है गुरु नानक देव और डी है गुरु अंगद देव। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु तथा यही अंतिम गुरु भी थे, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिख धर्म की स्थापना साथियों इसकी स्थापना जो है गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। 8 नंबर का प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ए है हुमायूं, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो साथियों इसका राइट आंसर है अकबर। यानी विश्व शांति के विचार को मुगल बादशाह अकबर ने आगे बढ़ाया था। इसके लिए अकबर ने विशेष प्रयास किए तथा सभी धर्मों की विशेषताओं को मिलाकर एक नए धर्म दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना 1581 ईस्वी में किया था। 9वां नंबर का प्रश्न है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए है रानी चेन्नम्मा, बी है नाना फडणवीस, सी अहिल्याबाई होलकर और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो साथियों इसका राइट आंसर है रानी चेन्नम्मा। यानी कित्तूर आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व कर्नाटक रियासत की रानी या कित्तूर रियासत की रानी चेन्नम्मा ने किया था। चेन्नम्मा ने
कब किया था? 1824 ईस्वी में किया था। यह एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था। 10 नंबर का प्रश्न है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्राकृतिक जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ए है पर्यावरण, बी है जैविक संसाधन, सी है स्थल मंडल और डी है परिवेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है पर्यावरण। यानी पर्यावरण पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि धन आवरण। आवरण जिसका शाब्दिक अर्थ है हमारे चारों तरफ का परिवेश, यानी आसपास का वातावरण या चारों तरफ का परिवेश। इसी परिवेश के अंतर्गत स्थान, लोग, वस्तुएं तथा प्रकृति, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जयमंडल। स्थल, वायु एवं जलमंडल तीनों आ जाते हैं। तीनों आ जाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते, उन्हें कहा जाता है। ए है ग्रह, बी है खगोलीय पिंड, सी है तारे और डी है तारामंडल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। यानी ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता परंतु वे सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है साथियों। यानी ग्रह जो होते हैं वैसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? ए है समताप मंडल, बी है बाह्यमंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है आयन मंडल। तो साथियों इसका राइट आंसर है समताप मंडल। यानी वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा वायुमंडल के समताप मंडल में होती है, क्योंकि समताप मंडल में समान ताप होने के कारण प्रकृति में घटने वाली घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा एवं तूफान नहीं घटती। 13 नंबर का प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। ए है अवसादी सेल, बी है प्रारंभिक सेल, सी है आग्नेय सेल और डी है कायांतरित सेल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। यानी जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कौन सा सेल कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल परतदार चट्टान होती हैं जो आग्नेय सेल व रूपांतरित सेल के अपक्षय एवं अपरदन के कारण बनता है। इस प्रकार के सेल में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। जीवाश्म भी पाए जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है। ए है बाजार व्यवस्था, बी है असेंबली लाइन समनुक्रम उत्पादन, सी है औद्योगिक तंत्र और डी है औद्योगिक क्षेत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। यानी औद्योगिक क्षेत्र वे होते हैं जहां बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के आसपास स्थित होती हैं तथा एक दूसरे की नज़दीकी का लाभ उठाती हैं। इस क्षेत्र में यातायात एवं विकास की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है।
15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं हो दिखते हैं। ए है शीतोष्ण सदाबहार, बी है शीतोष्ण पर्णपाती, सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर 200 सेमी तक होती है तथा जलवायु अनुकूल होती है। इस प्रकार के वृक्षों की पत्तियां पेड़ से नहीं गिरती। ऐसे वृक्ष में जो है वह रबड़, महोगनी, रोजवुड आबनूस इत्यादि। इस प्रकार के वृक्ष उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार तथा विश्वती प्रदेश में पाए जाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। ए है राष्ट्रपति, बी है न्यायपालिका, सी है संसद और डी है प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर है संसद। यानी संसद भारत की सर्वोच्च कानूनी निर्माण संस्था है। इसे केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी जो कानून बनाती है, व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। संसद का गठन जो है लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। और साथियों संसद का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वह देश में कानून का निर्माण करना होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। ए है प्रभुसत्ता, बी है राजतंत्र, सी है स्वेच्छाचारी और डी है धर्मनिरपेक्षता। तो साथियों इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्षता। यानी जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार प्राप्त होता है। 18 नंबर का प्रश्न है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। ए है बेकार संसाधन, बी है मूल्यवान संसाधन, सी है संभावित संसाधन और डी है वास्तविक संसाधन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जिनका उपयोग अभी नहीं हुआ है उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में होने की संभावना है। यानी इन संसाधनों का प्रयोग जो है वह भविष्य में होने की प्रबल संभावना है। 19 नंबर का प्रश्न है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ए है तुर्की व अफगान शैलियों का, बी है तुर्की व फारसी शैलियों का, सी है अरब व भारतीय शैलियों का, डी है फारसी व भारतीय शैलियों का। तो साथियों इसका राइट आंसर है फारसी व भारतीय शैलियों का।
यानी मुगल कालीन वास्तुशिल्प फारसी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण है। इस वास्तुशिल्प का उदाहरण मेहराब, गुंबद, तथा सभा जिसे बुर्ज भी कहा जाता है इत्यादि हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत की मानक देशांतर है। ए है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी है 83 डिग्री और 30 पश्चिमी देशांतर, सी है 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर, और डी है 82 डिग्री और 50 पूर्वी देशांतर। तो साथियों इसका राइट आंसर है 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर, यानी भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री और सेंटीग्रेड और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और साथियों 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 21 नंबर का प्रश्न है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। ये है स्थानांतरी कृषि, बी है निर्वाह कृषि, सी है वाणिज्यिक खेती और डी है गहन कृषि। तो साथियों इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक खेती, यानी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम बीज एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ए है सौर ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है जीवाश्म ऊर्जा और डी है पवन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा, यानी जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। इस प्रकार के ईंधन की प्राप्ति पृथ्वी के नीचे दबे जीवाश्म में होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला एवं प्राकृतिक गैस। 23 नंबर का प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। ये है औपनिवेशीकरण, बी है पुनर्जागरण, सी है महासंघ और डी है व्यापारिक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशीकरण, यानी औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक व आर्थिक नीतियों को जबरदस्ती लागू करता है तथा उस देश के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, दोहन करता है।
उसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि ए है तट के साथ गर्म धारा बहती है, बी है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, सी है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है और डी है दनतुरी तटीय क्षेत्र है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, यानी ठंडी व गर्म जलधाराओं के मिलने से वहाँ का तापमान उन वनस्पतियों के अनुकूल हो जाता है जो मछलियाँ अपने आहार के रूप में प्रयोग करती हैं। साथियों इसीलिए उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के निवासी अधिकतर मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ए है राज्य, बी है क्षेत्र, सी है सीमा और डी है निर्वाचन क्षेत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है निर्वाचन क्षेत्र, यानी वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का साथियों निर्धारण जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा। 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ये है स्वदेशी आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों 1930 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। साथियों इसी आंदोलन में गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। साथियों 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों, कितने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की थी और गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। 27 नंबर का प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन बताना है। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। यह लोक नृत्य से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय कृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यानी भारत में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8 नृत्य शैलियों को, कितना 8 नृत्य शैलियों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से भरतनाट्यम, तमिलनाडु,
दूसरा मणिपुरी, मणिपुर। तीसरा कथक, उत्तर प्रदेश। चौथा कथकली, केरल। साथियों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है। पांचवा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छठवां मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ की है, केरल की। सातवां ओडिसी, ओडिसी कहाँ की है, ओडिशा का। और आठवां है सत्रिया, असम का। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। ए है हिमाड़, बी है छत्रकशिला, सी है लोएस और डी है डेल्टा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्रकशिला, यानी अपर्दन के द्वारा छत्रकशिला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, छत्रकशिला का निर्माण होता है। इनके निर्माण के लिए वायु, जल तथा भूस्खलन महत्वपूर्ण कारक है। वायु, जल और भूस्खलन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है संसद। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 30 नंबर का प्रश्न है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, बी है एशिया व यूरोप में, सी है एशिया व अफ्रीका में और डी है एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो साथियों इसका राइट आंसर है एशिया व अफ्रीका में, यानी विश्व की 80% जनसंख्या मात्र 2 महाद्वीप एशिया एवं अफ्रीका में निवास करती है। साथियों अकेले एशिया में ही, एशिया महाद्वीप में ही विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या, 60%, जिनमें चीन, भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चीन नंबर 1 पर है और दूसरे स्थान पर भारत है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है।
ए है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। बी है परियोजना कार्य। सी है व्याख्यान पद्धति और डी है कहानी पद्धति। तो साथियों इसका राइट आंसर है मुद्दों पर सहमत बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। यानी संसद के कार्य प्रकरण के कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा वाद विवाद शैली का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। इसके तहत शिक्षक छात्र के मध्य किसी मुद्दे पर वाद विवाद कराया जाता है तथा किसी बिंदु पर सहमत बनाने का प्रयास भी किया जाता है। 32 नंबर का प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। ये है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। बी है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। सी है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने और डी है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो साथियों इसका राइट आंसर है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संस्तुति की गई है। इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार का सतत अवलोकन किया जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ए है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। बी है प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। सी है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग और डी है NCERT द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। यानी मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करके वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। 34 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। ए है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। बी है सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। सी है जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता और डी है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बनाना चाहिए। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। ये है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। बी है शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। सी है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है और डी है भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जा सकता है। यानी अन्योन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता यह होती है कि इस प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जा सकता है। 36 नंबर का प्रश्न है, समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं।
ए है उपयोगिता, बी है अकाट्यता, सी है प्रासंगिकता और डी है समानता। तो साथियों इसका राइट आंसर है समानता। यानी समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयामों में समानता को सम्मिलित किया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। ये है तृतीयक आंकड़ों का, बी है विभागक आंकड़ों का, सी है प्राथमिक आंकड़ों का और डी है द्वितीयक आंकड़ों का। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्राथमिक आंकड़ों का। यानी मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। 38 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ये है उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी है उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। सी है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। और डी है उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए? ये है कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित है। बी है इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। सी है कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक और डी है इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। यानी कक्षा में विषय विशेषज्ञ के विचार व्यक्त से पूर्व शिक्षिका को इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों को बताना चाहिए ताकि छात्र वक्तव्य से अधिकतम ज्ञानार्जन कर सके। 40 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ये है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूहों उसके साथ संबंधित हो सके। बी है इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। सी है इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। और डी है उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सके। यानी राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की पाठ्य सामग्री इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थी तथा सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ए है ग्लोब, बी है विश्व का राजनैतिक मानचित्र, सी है विश्व का भौतिक मानचित्र और डी है पृथ्वी का पोस्टर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व का राजनैतिक मानचित्र। यानी महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए विश्व का राजनैतिक मानचित्र का उपयोग एक अत्यधिक उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
42 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? यह है विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। बी है आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। सी है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के साथ उसे जोड़ना। डी है स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से अपनी सांस्कृतिक और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? ए है भीमबेटका, बी है बुरझोम, सी है इनाम गांव और डी है हल्लूर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। यानी भीमबेटका एक समृद्ध पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका साथियों भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा में शैलियों का अवशेष प्राप्त हुआ है। 44 नंबर का प्रश्न है, के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। यानी इसमें किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं? पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने। साथियों सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होता है। कौन सा? कि विद्यार्थी में विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना या बढ़ावा देना, वैश्विक समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना और स्वतंत्र सोच विकसित करना, जिनमें पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरण करने से यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करना। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। बी है इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, सी है इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र और डी है इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रमाणिक स्रोतों का उपयोग, स्रोत आधारित विश्लेषण, मॉडल व चार्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए दिए गए सुझावों में स्रोत का उपयोग आदि को सम्मिलित किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन अधिक आवृत्ति से परीक्षण करने का सुझाव नहीं देती है।
47 नंबर का प्रश्न है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ये है वर्णमाला अक्षरों द्वारा, बी है विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, सी है रूढ़ चिन्हों द्वारा और डी है रेखा चित्रों द्वारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूढ़ चिन्हों द्वारा, यानी मानचित्रों को समझने की सर्वव्यापी भाषा को रूढ़िबद्ध चिन्हों द्वारा समझा जाता है। 48 नंबर का प्रश्न है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ये है इबादतगाह, सी है दरगाह और बी है दरगाह, सी है ईदगाह और डी है खानकाह। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दरगाह। और साथियों सूफी संतों के निवास गृह को खानकाह कहा जाता है। खानकाह कहा जाता है और मकबरे को दरगाह कहा जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। बी है इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है और सी है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो साथियों इसका राइट आंसर है यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, ये भी सही है। और व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, यानी ए और सी। साथियों अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी का लगभग 1/6 यानी 6 भाग है। इसका आकार जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के सादृश्य से या व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर की श्रेणी में आता है। 50 नंबर का प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ये है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है ओडिशा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, यानी अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई कलिंग जो है वह वर्तमान के ओडिशा राज्य में स्थित है। साथियों यह दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है। 51 नंबर का प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। यह है चिड़िया घर, बी है जीव संरक्षण उद्यान पशु अभ्यारण्य, सी है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और डी है पुरातात्विक संग्रहालय। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा अपने बच्चों की प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का भ्रमण अवश्य कराना चाहिए। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। ए है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, बी है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, सी है केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य और डी है केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर दोपहर को सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य चमकता है। 53 नंबर का प्रश्न है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। यह दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, बी है रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना, सी है दूसरों
के विचारों को निष्क्रिय रूप में से स्वीकार करना, और डी है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की समझदारी न करना। यानी यदि विद्यार्थी दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी नहीं करते हैं तो अभिवृत्ति एवं मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विद्यार्थी को इस प्रवृत्ति की गणना कर सकता है। 54 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? यह है कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। बी, विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया। सी है विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। और डी, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच ही में टोकना शुरू कर दिया था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। 55 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 से यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किया। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। यानी यदि किसी कक्षा में सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन का मध्यांक 36 है तो इसका अर्थ है कि 25 से अधिक विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है। ये है द्वीप, बी है जल संधि, सी है भूसंधि और डी है खाड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर है भूसंधि। यानी भूसंधि भूमि की वह संकरी पट्टी है जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है। यह अधिकांश नदी अथवा सागर जल से होकर गुजरती है। 57 नंबर का प्रश्न है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। यह है भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, बी है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, सी है मनुष्य का तात्कालिक परिवेश और डी है पौधे और पशु जगत। तो साथियों इसका राइट आंसर है भूमि, जल, वायु और पौधे और पशु। यानी पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल या जीवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल यानी पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जल, वायु, वनस्पति, प्राणी जैवमंडल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? ये है अपने गांव जाना, बी है रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी है अपनी मातृभाषा में बोलना और डी है अपने त्योहारों को मनाना। तो साथियों इसका राइट आंसर है अपनी मातृभाषा में बोलना। यानी व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? विविधता को बढ़ावा देता है। 59 नंबर का प्रश्न है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? ये है एडी 2012, बी है एपी 2012, सी है बीसी 2012 और डी है ईसी 2012। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी 2012। साथियों इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सन 2022 को किस रूप में लिखा जा 2022 मान लीजिए इसको 2022 को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो एडी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी 2012। यानी जूलियन और ग्रेगोरियस कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी
बिफोर क्राइस्ट और एडी एन्नो डोमिनी का प्रयोग किया जाता है। अंततः 2022 को एडी में लिखा जाएगा, 2012 को एडी में लिखा जाएगा। साठ नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? ये है अंतर वस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। बी है संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। सी है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। और डी है सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। यानी सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का समावेश विद्यार्थियों के संकल्पनाओं को गहन समझ के साथ लंबी समयावधि के लिए संधारण करने के लिए प्रेरित करना है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है वह आपको बेहद पसंद आएंगे। तो साथियों, अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसी के साथ साथियों हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।